हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य टीम के साथ। मैं रणधीर पॉलिटी की एक बेहतरीन क्लास के साथ आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली टॉपिक होगी यह है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। संविधान स्टार्ट किया जाए या संवैधानिक विकास स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये समझना है ये जो भारत में शासन की प्रक्रिया या संविधान आया कहाँ से। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, भारत में प्रशासन, आप लोग एक नाम सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि भारत में सबसे पहले संवैधानिक विकास जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि संवैधानिक विकास स्टार्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू होती है। क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने आई थी और अब ये जो कंपनी है अब शासन करना शुरू करेगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस कंपनी की स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, ठीक है, या किसने किया है। तो चलिए आपको बताते हैं। दो नाम हैं, एक नाम है जॉन वाट और दूसरा नाम है भैया जॉर्ज वाइट। जॉन वाट और जॉर्ज वाइट। जॉन वाट और जॉर्ज वाइट ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जॉन वाट और जॉर्ज वाइट के साथ 217 और भागीदार थे तथा इस कंपनी की स्थापना में कुल पूंजी 30,133 पाउंड की थी, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हैं जॉन वाट और जॉर्ज वाइट तथा इनके साथ 117 भागीदार और ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया तथा कुल पूंजी 30,133 पाउंड की लगाई गई थी, ठीक है। अब देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी कंपनी है और विदेश में व्यापार करना चाहती है तो विदेशी व्यापार करने के लिए पहले आपको उस देश से अनुमति लेनी पड़ेगी, उस देश के शासन प्रशासन या सरकार से अनुमति लेनी होती है। अब जब ब्रिटेन से कंपनी भारत या पूर्वी देशों की तरफ बढ़ी तो उस समय यहाँ ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी का नाम था भैया एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट। ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ प्रथम। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन पूर्वी देशों के साथ व्यापार ये किस तरफ करने आए हैं? तो यूरोप से एशिया की तरफ आए हैं। आपका जो एशिया है यूरोप के पूर्व में है, ठीक है। आप मैप देखेंगे तो पश्चिम की साइड में यूरोप पड़ेगा और पूर्व की साइड में एशिया पड़ता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आए थे, इसीलिए हम बोलते हैं पूर्वी देश। और पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार की अनुमति दी।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इसके कार्यभार को संभालने का कार्य कितने लोग करते थे? इसके कार्यभार को संभालने का कार्य एक गवर्नर और 24 मेंबर्स करते थे। ठीक है, अब देखिएगा, जॉन वाट और जॉर्ज वाइट ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 217 217 भागीदारों के साथ और 30,133 पाउंड की धनराशि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार संभालने का कार्य एक गवर्नर और 24 सदस्य करते थे। ठीक है भैया, और ये टोटल जो प्रक्रिया है यही 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहलाती है। ठीक है, चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है भैया? चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। मीन्स क्या अधिकार दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार दिया गया। ठीक है, 217 भागीदारों के साथ 30,133 पाउंड की धनराशि के साथ जॉन वाट और जॉर्ज वाइट ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया। और इसके अलावा इसके बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार की अनुमति दी थी। ठीक है, और इसका कार्यभार, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार कितने सदस्य संभालते थे? एक गवर्नर और 24 मेंबर्स होते थे। इन्हें हम गवर्नर प्लस इसकी परिषद बोलते हैं। ठीक है भैया, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद अगला अधिनियम आता है 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट 1726। अब चार्टर एक्ट 1726 क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति विदेशों में कंपनी या कहीं भी आप कंपनी खोले या व्यापार कर रहे हैं और कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती जाएगी, तो आप उस कंपनी की शाखाओं को 1 से 2 बनाओगे, 2 से 3 बनाओगे। जब ये भारत में व्यापार करने आए, इन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई। एक है आपकी मुंबई, दूसरी है भैया कलकत्ता, मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। अब ये जब 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, अब मुंबई का संचालन कोई व्यक्ति करेगा। जैसे जब कंपनी खोली जाती है तो कंपनी का एक मैनेजर होता है जो उसे मैनेजिंग करता है। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है जहां से शासन का संचालन होगा। ठीक है, अब यहां हर एक प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग गवर्नर होता था। मुंबई का अलग गवर्नर होगा, कलकत्ता का अलग गवर्नर होगा, मद्रास का अलग गवर्नर होगा। अब जब तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे, इन तीनों के लिए जो कार्य करता था या जो विधि बनाता था, विधि या कानून, विधि का मतलब होता है कानून, लॉ, कानून बनाने का कार्य एक गवर्नर और 24 सदस्य वही करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार देख रहे हैं। ठीक है, एक गवर्नर और 24 सदस्य करते थे। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब ये तीनों प्रेसिडेंसियां बनाई गई, इससे पहले इनके लिए विधि कौन बनाता था? इससे पहले इनके लिए विधि बनाने का कार्य, इससे पहले इनके लिए विधि
बनाने का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अबे भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मामला देखता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मामला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मामला कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और सब इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए विधि गवर्नर व उसकी परिषद बनाती थी। उससे पहले अगर पूछा जाएगा विधि कौन बनाता था, उससे पहले विधि बनाने का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। इसके बाद ब्रिटेन में एक समिति बनाएगी, गुप्त कमेटी, या इसी ही हम गुप्त समिति बोलते हैं। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ था? समिति का नाम है गुप्त समिति। गुप्त समिति कहां गठित हुई थी? ब्रिटेन में गठित हुई थी। अब यहीं से जो है मेनली भारत के संवैधानिक विकास की कहानी प्रारंभ होती है। और जब हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, भारत का संवैधानिक विकास, जब आप भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां दो तरीके से आप पढ़ेंगे। 1773 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो शासन की प्रक्रिया चली है, शासन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न हुई है। अब 2 चरण कौन कौन से भैया? 2 चरण है आपके, देखिएगा। सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल चला। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल चला। इसके बाद ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ। मीन्स ब्रिटिश शासन चला। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट तक आप देखेंगे, ठीक है। और ये जो ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिश शासन आपका 1858 के अधिनियम से लेकर 1947 के अधिनियम तक चलेगा, ठीक है। अब 1773 से 1853 के अधिनियम तक आप कौन कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आप 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद आप 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, फिर आप 1813 पढ़ेंगे, फिर आप 1833 पढ़ेंगे और इसके बाद 1853 पढ़ेंगे। पुनः 1853 के अधिनियम के बाद 1858 का अधिनियम स्टार्ट होता है। 1858 के अधिनियम के बाद अगली कहानी होगी 1861 की, फिर आप आगे पढ़ेंगे 1892, फिर अगला अधिनियम पढ़ोगे आप 1909, फिर इसके बाद आप पढ़ोगे 1919, फिर इसके बाद आप पुनः पढ़ोगे 1935, फिर इसके बाद आप पढ़ोगे 1947। यहां आप देख रहे हो 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला है। शासन ब्रिटेन ने ही किया है, लेकिन ब्रिटेन ने जो शासन किया है, ये ब्रिटेन के द्वारा शासन सबसे पहले कंपनी के द्वारा किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी,
जो भारत में व्यापार करने आई। फिर यहां से ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, और ब्रिटिश रूल ये तब तक चला जब तक आपका भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है भैया, जब तक आपका भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया, अब यहां पर देखिएगा, हम लोग 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दें। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 1853 के बाद हम 1858 पर चले आए, इसके बीच क्या हुआ है? इसके बीच आप घटना पढ़ रहे हैं, आप अधिनियम पढ़ रहे हैं, कुछ घटनाएं होंगी, घटनाओं के बाद आप 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे। आप एक घटना सुने होंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जब भारतीयों द्वारा की गई, 1857 की क्रांति जब भारतीयों द्वारा की गई, तो उस समय क्रांति भले ना सफल हुई, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं इनको ये लग जाएगा कि हम संगठित नहीं हैं, इसीलिए ये असफल हो गए हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ही स्टार्ट हो गया, ताकि यह प्रक्रिया बड़ी है। एक कंपनी का शासन होना, संपूर्ण देश किसी जगह पर शासन करे, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या होती है, जब 1858 से शासन स्टार्ट होता है तो संपूर्ण ब्रिटेन की सरकार भारत में आई थी, और यहां केवल ब्रिटेन की एक कंपनी शासन कर रही है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। केवल अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया है, और इसके बाद यहां से कंपनी के बाद ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये तब तक शासन चलेगा जब तक आपका भारत स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है भाई? चलिए देखते हैं। अभी आपको इससे पहले बताया गया 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। जब 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट शुरू होता है तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी। आपको बताया गया था एक प्रेसिडेंसी का नाम है मुंबई, और दूसरी प्रेसिडेंसी का नाम है कलकत्ता, और थर्ड जो प्रेसिडेंसी बनाई गई है इसका नाम है मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियों का गठन किस एक्ट के दौरान किया गया? 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब जब 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत मुंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई, तो प्रेसिडेंसी बनने के बाद आपको बताया गया था मुंबई का अलग गवर्नर था, कलकत्ता का भी अलग गवर्नर था, मद्रास का भी अलग गवर्नर था। लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई, कलकत्ता और मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसियों का विलय कर दिया गया, और ये जो विलय हुआ था बंगाल की प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी में विलय, तीनों प्रेसिडेंसियों का विलय किस अधिनियम के तहत किया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई, कलकत्ता और मद्रास का विलय कहां कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी। आपको बताया गया इन तीनों के अलग अलग गवर्नर हैं, तो बंगाल का भी गवर्नर रहा होगा। बंगाल का भी क्या रहा होगा भाई? गवर्नर रहा होगा। अब जब बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का कौन था? गवर्नर था। अब जैसे इन तीनों प्रेसिडेंसियों का विलय बंगाल की प्रेसिडेंसी में हुआ, तो इसी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। सिंपल सी भाषा में समझिए आप, पहले होते थे गवर्नर, 1 गवर्नर, 2 गवर्नर, 3 गवर्नर। इनके ऊपर जो है एक अलग जो इसका सुप्रीम बनाया गया, उसे ही हम लोग गवर्नर जनरल बोल रहे हैं। ठीक है, मीन्स
इनके भी गवर्नर हैं, मुंबई के भी, कलकत्ता के और मद्रास के। इन तीनों का विलय बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। बंगाल का भी अलग गवर्नर होता था, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसियों का विलय होने के बाद इस गवर्नर को क्या बना दिया गया भैया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जब गवर्नर जनरल बना तो गवर्नर जनरल बनने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर कौन हुआ? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ? अब फर्स्ट गवर्नर जनरल आप पढ़ो, उससे पहले आपके मन में और सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो भाई पहला गवर्नर कौन था ना, फिर पहला गवर्नर जनरल कौन बना, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, फिर वायसराय कौन बना। तो यहां आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर, पहला गवर्नर। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ये जो गवर्नर बना है, गवर्नर कहां बना भैया? बंगाल का। अब जब बंगाल का गवर्नर बना है तो आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा यही जो बंगाल का गवर्नर जनरल है आगे चलकर भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? वायसराय। या फिर पूछा जाएगा आपसे भारत का अंतिम वायसराय कौन हुआ? या फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ? कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आपसे पहला गवर्नर पूछा जाएगा पहला गवर्नर कौन हुआ, तो आपको सबसे पहले पहले गवर्नर की कहानी बताएं। उससे पहले आपको थोड़ी सी कहानी आपको याद दिलाते हैं। एक कहानी आप सुने होंगे प्लासी के युद्ध की। अब थोड़ा सा सोचिएगा प्लासी का युद्ध क्या है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध क्या है भैया? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध में युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेज क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। और जब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था और क्लाइव विजयी हो गया था। और जब क्लाइव विजयी हुआ था, इसी विजय के बाद जब क्लाइव विजयी हुआ तो विजय के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल के शासन के पद से, बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। और बंगाल के नवाब के जब पद से हटाया गया था उसके बाद फिर किसे बनाया गया? मीर जाफर का नाम सुने होंगे आप। मीर जाफर के बाद 1757 में सिराजुद्दौला हटा, फिर मीर जाफर बना 1757 से लेकर 1760 तक। लेकिन कंडीशन क्या होता है, जिसे प्रधानी सुने आप लोग, प्रधानी। गांव में जब प्रधानी आती है तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 साल पहले से ही वोट मांगना शुरू कर देते हैं कि अब की बार हम प्रधानी खड़े होंगे और हमको वोट दीजिएगा। लेकिन पता चला सीट आते 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 उनकी सीट ये नहीं आई। लास्ट में जब सीट डिसाइड हुई तो उनकी सीट ही नहीं आई। और जब उनकी सीट नहीं आई तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, वो दूसरे को खड़ा कर देते हैं अपने स्थान पर। अपनी मेहनत को दूसरे को खड़ा कर देंगे। और जब दूसरे को खड़ा करते हैं तो वो व्यक्ति कहा जाता है कि अब उनकी सुनेगा। अब उनकी सुनेगा कितने दिनों तक सुनेगा? जब तक उसे अवेयरनेस नहीं है। धीरे धीरे जब उसे एहसास हो गया कि प्रधान तो हम हैं, हमारा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे तो इनकी सुनना बंद कर दिया।
और जब सुनना बंद कर देता है समस्या वहीं से शुरू होती है। वही कंडीशन यहां पर हुआ। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बनाया और मीर जाफर 3 साल बाद क्या किया, सुनना ही बंद कर दिया। और जब सुनना बंद किया तो इसने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया 1760 से लेकर 1763 तक। और जब 1763 तक बनाया तो जो मीर कासिम था वो इससे भी खचरा निकल गया। इतना था कि ये इनकी और भी सुनना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं क्लाइव को लगा कि हमारा पहलवे वाला बढ़िया रहा है। कुछ जने पुरनका छोड़ के नई का खोजे थे, पहला वाला छोड़ के अब नया वाला खोज रहे हैं। अब आप नया खोजोगे, जरूरी थोड़ी ना है कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन वाला खोने जा रहे हो। और जब बेहतरीन वाला खो दोगे तो वही कंडीशन यहाँ है। इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटाए 1763 से लेकर 65 तक, फिर मीर जाफर बनाया गया। और जैसे मीर कासिम को हटाया गया तो आपको पता होगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 विद्रोह कर दिया मीर कासिम ने। आपको पता होगा तिरगुटी सेना बुलाई गई और इधर अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, फिर भी भारतीय हार गए थे, हेक्टर मुनरो विजयी हो गया था। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हमें अभी प्लासी के युद्ध की तरफ ही रहना है। और यहाँ क्लाइव से विजयी हुआ। विजयी होने के बाद क्लाइव ने अपने आप को बंगाल का पहला गवर्नर घोषित किया था और ये जीत कर घोषित हुआ था, विजयी होकर घोषित हुआ था। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए पहला गवर्नर कौन, बोलो कौन? क्लाइव। कौन है भाई? क्लाइव है। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको बताया गया गवर्नर को ही क्या बोला गया, गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल हुआ था भैया वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो गवर्नर जनरल बना था केवल वो बंगाल पर ही था। लेकिन जब आगे चलकर अभी आप 1833 का अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल से हटकर संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल बन जाएगा। और संपूर्ण भारत या भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था इसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक है भाई। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? भारत का जो पहला वायसराय हुआ था इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा अंतिम वायसराय, तो आप सबको नाम पता होगा, लॉर्ड माउंट बेटन। इसके अलावा अंतिम भारतीय, तो आपको नाम पता होगा सी राज गोपालाचारी। ठीक है, सी राज गोपालाचारी। अब यहां आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या आ रहा भाई? क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके मन में? क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वायसराय या ये गवर्नर जनरल ये कब हट जा रहे हैं, कब बन जा रहे हैं? तो आप थोड़ा सा समझिएगा, जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है तब तक उस व्यक्ति को हम गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, उस पद को हम गवर्नर जनरल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही भारत में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था 1858 के अधिनियम से, इसी गवर्नर जनरल को ही हमने वायसराय बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, व्यक्ति वही है, बस हमने नाम चेंज कर दिया है। जब अंग्रेजों का शासन मीन्स ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ वहां से आप वायसराय बोलोगे। इससे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब आप उसके प्रमुख को क्या बोलेंगे भैया? गवर्नर जनरल बोलेंगे। क्लियर हो जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए आप ये बताइए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? सोचिए कौन था? अब आप कहोगे गुरुजी आपने पढ़ाया ही नहीं। तो देखो,
हमने एक बात अभी आपसे कही थी कि जो गवर्नर है वही गवर्नर जनरल होगा, ठीक। अब यहां जो गवर्नर रहा होगा वही तो गवर्नर जनरल बना होगा, और जब वही व्यक्ति गवर्नर जनरल बना होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भैया कि पहले जो व्यक्ति गवर्नर रहा होगा वही गवर्नर जनरल बना होगा, तो जो अंतिम गवर्नर रहा होगा वही पहला गवर्नर जनरल बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो जो अंतिम गवर्नर है वही तो पहला गवर्नर जनरल बना है। तो यह जो वारेन हेस्टिंग्स है यही तो अंतिम गवर्नर रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत का अंतिम गवर्नर या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? जो कि भारत का पहला वायसराय बना है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहा होगा, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है। बात समझ में आ गया है? मीन्स आप ये कह सकते हो कि आप जिसे पहला बोलोगे वही व्यक्ति उसका अंतिम होगा, उसके पहले का अंतिम होगा, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिएगा, आपको बता दिया गया सिंपल सी भाषा में, आप केवल एक लाइन बोल सकते हो। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ भैया? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स हुआ। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जब वारेन हेस्टिंग्स हुआ, इनके साथ 4 अन्य पार्षद सदस्य भी आए, 4 अन्य सदस्य। और जो 4 अन्य सदस्य थे उनका नाम क्या है? फिलिप फ्रांसिस। उनका नाम है भैया फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बरबैल, ठीक है। इसके साथ साथ 4 अन्य पार्षद सदस्य भी बने थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको बताया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, बताओ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कार्यभार कितने लोग देख रहे थे? 1 गवर्नर और 24 सदस्य देख रहे थे, ठीक है। किस अधिनियम के तहत 3 प्रेसिडेंसियां बनी थी? 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। फिर आपको बताया गया था किस समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो आपको बताया गया गुप्त समिति, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? गुप्त समिति। पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। इसके साथ साथ 4 अन्य पार्षद सदस्य कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बरबैल, ठीक है। अब इसकी आगे की कहानी देखते हैं। इसी अधिनियम के तहत अगला कार्य क्या हुआ था? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब इसके बाद देखिएगा अगली कहानी। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक स्थान है फोर्ट विलियम। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक स्थान पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपसे अधिनियम पूछा जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया किस अधिनियम में? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। समय पूछा जाएगा 1774 ईस्वी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अब जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट खोला गया है तो न्यायाधीश होंगे। अब जैसे न्यायाधीशों की बात की जाए तो न्यायाधीश, जैसे अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 1+33 है। मीन्स आप कह सकते हैं 34 सदस्य हैं, 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक जो है ये चीफ जज है, मुख्य न्यायाधीश, और जो 33 हैं ये अदर जज हैं, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी।
जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। अन्य न्यायाधीश का नाम चैम्बर्स हाइड लिमेस्टर, चैम्बर्स हाइड और लिमेस्टर। अन्य न्यायाधीश का नाम क्या है भाई? चैम्बर्स हाइड और लिमेस्टर। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम में हुई। कहां हुई भाई? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। कितने न्यायाधीश थे? 4। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे, अन्य न्यायाधीश का नाम चैम्बर्स हाइड और लिमेस्टर था। ठीक है, अभी आपको बताया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार संभालने का कार्य गवर्नर और उसकी परिषद कर रहे थे, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। अब जब गवर्नर व उसकी परिषद कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद गवर्नर व उसकी परिषद की अधिकारिता को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के भीतर रख दिया गया। जैसे मान लीजिए आप घर के मालिक हैं और घर वाले आपसे मालिकाना हक छीन ले तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। वैसे कंपनी को देखते थे गवर्नर व उसकी परिषद, जब इनसे मालिकाना हक छीन लिया गया तो इनको लगा बुरा, और जब बुरा लगा इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के भीतर काम नहीं करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के भीतर काम नहीं करेंगे, इन्होंने क्या किया? ये चले गए ब्रिटेन, ये पहुंच जाते ब्रिटेन। और जब ये ब्रिटेन में पहुंचे तो ब्रिटेन में पहुंचने के बाद उस समय लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार चल रही थी। लॉर्ड नॉर्थ उस समय भैया लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार चल रही थी। अरे जिसे आप गठबंधन की सरकार बोलते हो, ठीक है, गठबंधन की सरकार चल रही थी। और ये लोग इस सरकार के पास गए और सरकार ने भी इनका समर्थन किया। और जब सरकार ने इनका समर्थन किया, समर्थन में सरकार ने 2 अधिनियम लाए, 2 विधेयक लाए। एक का नाम है डंडाज अधिनियम, डंडाज अधिनियम, और दूसरा है इंडियन बिल ऑफ फॉक्स, इंडियन बिल ऑफ फॉक्स। 2 अधिनियम लाए। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार के द्वारा गवर्नर व उसकी परिषद की अधिकारिता को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर करने के लिए 2 विधेयक लाए गए, डंडाज और इंडियन बिल ऑफ फॉक्स। लेकिन दोनों अधिनियम पारित नहीं हुए, ना तो डंडाज अधिनियम पारित हुआ, ना ही इंडियन बिल ऑफ फॉक्स। सोचिए, सरकार इन्हीं की है, इन्हीं के द्वारा लाया गया, इन्हीं के सदस्यों ने पारित नहीं किया। और इस वजह से लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार ने इस्तीफा दे दिया। मींस इन्होंने अपने फायदे में इस सरकार को चौपट कर दिया। और जब सरकार को चौपट कर दिया, लेकिन ये तब भी नहीं माने, इनको ये स्वीकार ही नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के भीतर काम कर लें। और यहां कंडीशन क्या हुआ? जब अधिकारिता के भीतर ये काम नहीं कर पाए, सरकार भी चली गई, ये फिर से अर्जी दिए। और इसी के बाद एक अमेंडिंग एक्ट पारित हुआ था, अमेंडिंग एक्ट, जिसे हम लोग बोलते भैया संशोधन अधिनियम। एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ। और जब संशोधन अधिनियम पारित हुआ, इसी संशोधन अधिनियम को ही हम 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलेंगे। और जब 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जब सेटलमेंट लाया गया, इसी के तहत जनरली, अब आप देखे थे 3 प्रेसिडेंसियां बनी थी। एक का नाम है मुंबई, कलकत्ता, फिर अगली है मद्रास। इसके साथ साथ 2 और प्रेसिडेंसियां हैं, बिहार
और उड़ीसा, इन तीनों के साथ साथ दो और आप जोड़ दीजिए 5, और इन 5 प्रेसिडेंसियों के लिए विधि बनाने का अधिकार गवर्नर व उसकी परिषद को दे दिया गया। इसके अलावा विधि बनाने का अधिकार अब किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। और अब गवर्नर व उसकी परिषद के लिए विधि बनाने का अधिकार केवल 5 प्रेसिडेंसियां होंगी, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बिहार और उड़ीसा। क्लियर हो जाएगा। इसी के अलावा जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा था, यहां एक कार्य और हुआ था। जो गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। कार्यकारी परिषद, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। क्लियर हो जाएगा भैया। अब ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला अधिनियम देखते हैं। आप लोग डायग्राम बनाए होंगे। 1773 के बाद अगला अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या 1784 ईस्वी का पिट्स ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने लगी, बंगाल के प्रांत में शासन कर रही है, तो शासन के लिए एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मीन्स एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया इसके द्वारा। अब जब इसके द्वारा कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, ये जो कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, इस कंट्रोल बोर्ड का जो प्रमुख होगा, इससे ही आप गवर्नर जनरल बोलते हैं, गवर्नर जनरल बोलते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, नियम बनाने का कार्य ब्रिटिश संसद करेगी। ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए नियम बनाया जाएगा। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं, ब्रिटेन की जो ब्रिटिश संसद है इसके द्वारा नियम बनाया जाएगा और नियम कहां भेज दिया जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अब नियम बनाया क्या जाएगा? जो ब्रिटिश क्राउन बोलेगा, जो ब्रिटेन का शासक होगा, इसके द्वारा जो भी कहा जाएगा वही नियम यहां पारित किया जाएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुखिया कौन होगा भैया? गवर्नर जनरल होता था। और ब्रिटिश क्राउन अपने प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल नियुक्त करता था। आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि अब बंगाल पर शासन कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। ठीक है, आपको बताएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद द्वारा संचालित होगा, इसका मुखिया होगा ब्रिटिश क्राउन। जो ये बोलेगा वही ये कार्य करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए इनडायरेक्टली नियम कौन बना रहा? ब्रिटिश क्राउन बना रहा है। अब कहीं ना कहीं बंगाल पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ना कर रही होगी, बल्कि कौन कर रहा होगा? ब्रिटेन का राजा करेगा। अब जब ब्रिटेन का राजा करेगा, तो ब्रिटेन का राजा करने के दौरान चलिए देखिएगा, ब्रिटेन का राजा करता था। अब जब भैया ब्रिटेन का राजा करता था, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चार चार्टर एक्ट पारित हुए। कितने एक्ट? 4।
सबसे पहला आप अधिनियम लिखे होंगे 1793, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या है भाई? 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट अगर देखा जाए, अब जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारी पावर चली आई, तो यहां सारी पावर्स जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आती हैं, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। क्या दिया गया भैया? व्यापारिक व्यापारिक 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। और जब 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है अब आप मींस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 20 वर्षों तक किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकती है। इसे हम ट्रेड मोनोपोली कहते हैं। किसी एक वस्तु का नहीं, जिस भी वस्तु का व्यापार करना चाहे ये भारत में कर सकती है। अब जब ये भारत में कर सकती है तो अगर 20 वर्षों का व्यापारी एकाधिकार दिया गया है तो 20 वर्ष बाद छीना भी जाएगा। 20 वर्ष बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आया था यह है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और जब 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया तो यहां 20 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं तो केवल यहां चाय और चीन का अधिकार दिया गया के लिए व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। चाय और चीन का मतलब क्या हुआ? पहले एकाधिकार था, किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते थे, लेकिन जैसे ही 20 वर्ष पूरे होते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के दौरान चाय और चीन, अब आप केवल भारत में चाय का व्यापार कर सकते हैं। चाइना कंट्री है, देश है जिसका नाम आप चाइना सुनते हैं, चीन वही चीन है। इस चीन में आप किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते थे। ठीक है। अब इसी चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर से, किसी भी देश से, कहीं से भी आप एकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे ही 20 वर्ष पूरे होते हैं, 20 वर्ष पूरे होने के बाद अगला अधिनियम आया था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और यहां पर एकाधिकार के साथ साथ व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई। आपको बताया गया सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। कब दिया गया? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। फिर आपने देखा 20 वर्ष पूरे हुए, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। और इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत
व्यापारी के का अधिकार समाप्त हुआ, केवल और चाय और चीन का अधिकार बचा। और जब चाय व चीन का अधिकार 20 वर्षों तक चला, 1833 बी के चार्टर एक्ट के दौरान व्यापार इनका पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यहां जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कब व्यापारी के एक अधिकार समाप्त हुआ था, कब व्यापार पूर्णतः समाप्त हुआ था। अगर व्यापारी के एक अधिकार पूछा जाएगा आपसे तो हुआ था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के दौरान, और अगर आपसे व्यापार पूर्णतः समाप्त कब हुआ था ये पूछा जाएगा, ये हुआ था 1833 बी के चार्टर एक्ट के दौरान। इसके अलावा इस 1793 में, 1813 में, 1833 की घटनाओं के दौरान कई सारी घटनाएं हुई हैं। चलिए हम लोग वहां चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपने पढ़ा था 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, और यहां आपको बताया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। और ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है। इसके साथ साथ इसी एक्ट के दौरान जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई, वीटो शक्ति। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वीटो शक्ति किसे कहते हैं, व्हाट इज वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर का मतलब होता है भैया, ऐसे समझो जैसे मान लीजिए हमने आपको वीटो पावर दे दिया, तो आप क्या करोगे, और आपको कोई कार्य करने के लिए कहा जाए, आपको हम नहीं करेंगे, ये आपका पावर है, इसी को वीटो पावर कहते हैं। जैसे वर्तमान में वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है आपको बताई जाएगी, 3 होती है, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो या जीबी वीटो होती हैं। तो यहां ये जो वीटो शक्ति दी गई है, किसको दी गई थी? जनरली गवर्नर जनरल को दी गई थी। और जब गवर्नर जनरल को दी गई थी, क्यों दी गई थी? किसी के देश में आप जाकर राज करोगे तो वहां की जनता भड़केगी, और अगर वो जनता अगर गवर्नर जनरल से शिकायत करती है, गवर्नर जनरल के पास क्या होगा? वीटो शक्ति, और गवर्नर जनरल उस व्यक्ति की बात को अनसुना कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो अधिनियम है यह है भैया 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब ये जो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, यहां क्या कार्य हुए थे? इस अधिनियम के तहत अभी आपको बताया गया था चाय और चीन, चाय और चीन के साथ व्यापार, मीन्स जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, एकाधिकार समाप्त होने के बाद केवल और चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार बचा और एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार यहीं से क्या होता भैया? समाप्त हो गया था। इसके अलावा क्या हुआ था? इसी एक्ट के दौरान भारतीयों के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए बजट की मांग की गई, और जब शिक्षा के विकास के लिए बजट की मांग की जाती है तो इस दौरान अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास देखो भैया 1 लाख रुपए का बजट है, अगर आपको यूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज इससे ज्यादा हमसे नहीं बन पाएगी। ठीक है। और शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए एक लाख रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया इस अधिनियम के दौरान। और क्या हुआ था भैया? शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक बजट लाया गया। ठीक है। और क्या हुआ था? इसी एक्ट के दौरान एक अधिनियम आया था जिसे हम लोग बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, या इसे ही हम लोग बोलते हैं भैया रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट।
धार्मिक निर्योग्यता क्या होता है? जैसे आप एक बात समझिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पैतृक संपत्ति हमेशा उसके पुत्र के पास जाती है, ठीक है। मीन्स अगर कोई फादर है, फादर की मृत्यु हुई तो पैतृक संपत्ति किसके पास जाएगी? पुत्र के पास। उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पैतृक संपत्ति उसके पुत्र के पास इस आधार पर जाएगी जब वह व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेगा। मीन्स ये जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाते थे, आप अपनी जमीन जायदाद के चक्कर में धर्मांतरण कर लोगे, ठीक है। और ये नियम कौन लाया था? अंग्रेजों के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसमें क्या कहा गया था, यदि किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता की मृत्यु होने के बाद पुत्र के पास पैतृक जो संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति से आधार पर दी जाएगी जब वह व्यक्ति कौन सा धर्म अपना ले? ईसाई धर्म। अगर आप ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो आपको पैतृक संपत्ति नहीं दी जाएगी। यह प्रक्रिया हुई थी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अगला 1833 का चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या है? अब आप सोचिए 1793 में क्या कहा गया था? 1793 में कहा गया 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला, और जैसे 20 साल पूरा हुआ एक अधिकार समाप्त करके चाय और चीन को अधिकार दे दिया गया, और जब फिर से 20 वर्ष समाप्त हुआ यहां व्यापार पूर्णता समाप्त। मीन्स आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई। अब कंपनी का व्यापार समाप्त हो चुका है, कंपनी के जो सदस्य खाली हो चुके हैं, अब करेंगे क्या? जैसे ही व्यापार समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद आप एक नाम सुने होंगे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। भारत का प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया, भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1833 बी के चार्टर एक्ट के तहत, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा यहीं से भारत की राजनीति में थोड़ा सा संपूर्ण भारत पर इस गवर्नर जनरल के आंशिक संकेत मिलने लगे। संकेत का मतलब हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था भाई? अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बताइए जरा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। इतनी चीजें क्लियर है। अब जब भारत का ये गवर्नर जनरल बना, उस समय भारत कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, कोई कहीं शासन कर रहा है, कोई कहीं शासन कर रहा है। और गवर्नर जनरल बनने के बाद अब संपूर्ण भारत का बिखराव हो गया है, और जब संपूर्ण भारत का बिखराव हुआ है तो ऐसी व्यवस्था को सबसे पहले केंद्रीकृत किया गया। सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि भारत है कहां तक,
भारत की सीमा में कौन कौन से शासन आ रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं जहां पर शासन किया जा रहा है। और केंद्रीकृत करने के बाद ये अधिकार गवर्नर जनरल के साथ साथ इसकी परिषद को दिया गया। मीन्स भारत की विधिक व्यवस्था को केंद्रीकृत कर लिया गया। जो भारत की जो व्यवस्था है, पहले क्षेत्र अलग अलग बिखरे हुए थे, बिखरे होने के बाद इन्हें केंद्रीकृत किया गया और केंद्रीकृत करने के बाद गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब इनके लिए विधि कौन बनाएगा भाई? तो विधि बनाने का जो अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को दे दिया गया। क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद ये था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ और सब गठन हुआ। गठन के बाद गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। इसके बाद आपने देखा भारत की विधिक व्यवस्था को केंद्रीकृत किया गया और केंद्रीकृत करने के बाद विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखिएगा अगला अधिनियम कौन सा है भाई? अगला अधिनियम है आपका 1800 चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। अब 1853 के अधिनियम में क्या होता है, चलिए देखते हैं 1853 के अधिनियम में क्या हुआ। देखिएगा भैया 1853 के अधिनियम में, अभी आप थोड़ा सा सोचिए 1853 के अधिनियम में क्या हुआ, बताइए क्या हुआ था भाई। तो थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं। अभी आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बताया गया था और जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बताया गया था, वहां बताया गया था ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाएगी। कार्यकारी परिषद का मतलब जब कोई कंपनी खुलती है तो एक सामान्य सी कुछ लोगों का चयन हो जाता है और जब लोगों का चयन हो जाता है, चयन इसलिए होता है ताकि चयन होने के बाद कंपनी का जो कार्यभार है धीरे धीरे संचालित किया जा सके। लेकिन जब कंपनी ग्रोथ करती है तो उसके लिए एक सही तरीके से विधि बनाना होगा, कानून बनाना होगा और कानून के लिए इस चार्टर एक्ट 1853 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी परिषद गठित की गई। विधायी परिषद गठित की गई। विधायी परिषद गठित की गई। हमने आपको 1773 में बताया था, जब आप लोगों ने 1773 पढ़ा था। 1773 जरा यहां देखिए, ये देखिए 1773 के तहत यहां आपने देखा था कार्यकारी परिषद का गठन हुआ है, कार्यकारी परिषद। और इसके बाद जो है फिर हम लोग यहां है, आपको बताया गया विधायी परिषद का गठन हुआ। अब सब विधायी परिषद का गठन हुआ। विधायी परिषद के गठन के बाद भारत में एक पद्धति शुरू हुई। इस पद्धति का नाम है भैया संसदीय पद्धति या पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसी परिषद के बाद कौन सी पद्धति शुरू हुई? संसदीय पद्धति। संसदीय पद्धति क्या होती है? व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? भारत की संसदीय पद्धति क्या है या संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि अब भारत की जो व्यवस्था होगी दो तरीके से होगी। जैसे वर्तमान में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था लाई गई है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं संसदीय शासन प्रणाली होता क्या है। संसदीय शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। आप लोग एक नाम सुने होंगे, नाम मात्र। कोई
ऐसा पद होगा जो नाम मात्र का प्रमुख होगा, कोई ऐसा पद होगा जो वास्तविक प्रमुख होगा। ठीक है। शासन की व्यवस्था दो तरीके बटी होगी, एक नाम मात्र का कोई होगा और दूसरा वास्तविक होगा। जैसे वर्तमान में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो भैया प्रधानमंत्री है या इसकी मंत्रिपरिषद है। ठीक है। अब ये जो संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लाई गई है, ये संसदीय पद्धति की व्यवस्था 1853 से आई, और जब 1853 में शुरू की गई तो 1853 में शुरू करने के दौरान भैया अब आप यहां देखोगे कोई नाम मात्र का प्रमुख होगा, कोई व्यक्ति क्या होगा? नाम मात्र का प्रमुख होगा, और कोई व्यक्ति वास्तविक प्रमुख होगा। अब नाम मात्र का प्रमुख इस समय कौन होगा? तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे गवर्नर जनरल होगा। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो ब्रिटिश क्राउन होगा, क्योंकि शासन सत्ता कौन चला रहा है? ब्रिटिश क्राउन चला रहा है, ब्रिटेन का राजा चला रहा है, और शासन भारत में कर कौन रहा? गवर्नर जनरल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब संसदीय पद्धति भारत में लाई गई है तो वास्तविक प्रमुख ब्रिटिश क्राउन हो चुका है, और अगर ब्रिटिश क्राउन हो चुका है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि अब शासन सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जा चुकी है। और अब आप 1853 के बाद अगला अधिनियम पढ़ोगे 1858 का अधिनियम, और जहां से आपको बताया गया था ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। क्लियर हो जाएगा भैया? मीन्स यहीं से संसदीय पद्धति शुरू हुई। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपका एक लक्ष्य होगा कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है, और डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है। यहां पर सिविल सेवा, सिविल सेवा, और इस सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए, सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। यह था आपका 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद अब भैया ब्रिटिश रूल स्टार्ट होगा, जहां से हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम। और ये 1858 का जो अधिनियम है इसकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, और इसके बाद अगली वीडियो में हम आगे आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।